हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का 15th लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। और हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा और अल्टीमेटली हमने इस चैप्टर के एंड में एक और चीज़ सीखनी है जो हमारी डेली लाइफ में होती है। हम अपने आसपास लोहे की, कोई सिल्वर की, कोई कॉपर की चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर आप कंपाउंड्स या कोई भी इस टाइप के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड जनरली देखे होंगे और आपने सोचा भी होगा ये है क्या चीज़ है। तो जब भी हम मेटल को, खास करके मोर एक्टिव मेटल को खुले में रखते हैं, एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जहाँ पर उसके सरफेस के कांटेक्ट में ऑक्सीजन, डिफरेंट गैसेस, मॉइस्चर या कोई भी सॉल्ट जब कांटेक्ट में आता है तो वो जो सरफेस है वो अपना लस्टर लूज कर जाता है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं द सरफेस गेट टार्निश्ड। तो जो मैं आज टॉपिक करवाने वाला हूं वो जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी इंट्रो दी है, ये है क्रोजन। तो शुरू करते हैं टॉपिक क्रोजन। ठीक है बच्चे, क्रोजन के लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया, अभी इसको और हमने लेबल करना है, आप साथ साथ शुरू कीजिए ये डायग्राम। नो डाउट कोरोजन एक जनरल टर्म है, कोरोजन एक जनरल टर्म है, किसी भी मेटल के लिए हो सकती है वो, ठीक है। लेकिन जो मैं एग्जांपल डिटेल में समझाऊंगा वो एग्जांपल आयरन का होगा, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को समझाने से पहले ये आप उतार भी लो, अभी इसको और हमें लेबल करना है, इसका मैकेनिज्म और समझाएंगे आपको। पहले मैं आपको कोरोजन के बारे में बता दूं कि कोरोजन क्या चीज है। चलो जी, कोरोजन के बारे में कि कोरोजन क्या चीज होता है। जब भी किसी मेटल को, से आयरन को कोरोजन लगती है, हम बोलते हैं गेट कोरोटेड, तो उसके सरफेस के ऊपर कुछ कंपाउंड बनते हैं, जनरली ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट। नोट कर लो, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट। और मेटल ऑक्सीडाइज होता है, मतलब मेटल प्योर मेटल से आयन में चेंज होता है। जब भी उसके सरफेस पे कोई ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट बनते हैं तो मेटल अपनी चमक खो जाता है और धीरे धीरे वो मेटल सरफेस धीरे धीरे डिसॉल्व होके और वो मेटल सरफेस में फाइनली क्रैक्स आ जाते हैं। मेटल का सरफेस जो है वो उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और इवन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर भी जाती हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं, हमारा बहुत इकोनॉमिकल लॉस होता है और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोरोजन पहले क्या चीज है, लिखो जी, इट इज द फिनोमेना ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल, ठीक है। व्हेन exposed to atmospheric conditions, जिसमें आती हैं एयर, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस, CO2, SO2, सॉल्ट वगैरह। It's the phenomena of eating away of the metal when exposed to atmospheric condition like this, and surface compound are formed, surface compound बनेंगे, due to which, जिसके कारण metal lose its luster लूज करेगा, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली आपने इसमें यह चीज देखा कि कोरोजन कभी भी वैक्यूम में नहीं होने वाला। पूछा जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेटल कैन नॉट बी कोरोडेड, तो आंसर है वैक्यूम में नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, क्या कोरोजन ड्राई एयर में हो सकता है, आंसर फिर नो। क्यों? क्योंकि इसके लिए मॉइस्चर चाहिए, बात समझिए। फिर कोरोजन अगर मॉइस्चर है
लेकिन उस मॉइस्चर में कुछ ऐसी गैसेस डिजोल्व करते हैं तो क्रोजन उनसे फास्ट होता है। ठीक है, इनर्ट गैसेज ले लें, हीलियम ले लें, नाइट्रोजन ले लें, उससे क्रोजन स्लो होता है। तो ये क्रोजन बेसिकली मैंने एक जनरल टर्म बोली। आप एक काम करो, नीचे एग्जांपल लिखो क्रोजन के एग्जांपल। लॉजिक लिखते हैं क्रोजन के एग्जांपल में। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिख लो स्पेशली, ये लो एग्जांपल। मान लो आयरन की बात चलती है, आयरन के सरफेस पे Fe2O3XH2 बना तो इसको रस्ट बोलते हैं। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोजन। क्रोजन इन केस ऑफ आयरन इज रस्टिंग। ठीक है, क्रोजन इज जनरल टर्म बट इन केस ऑफ आयरन इट इज ए रस्टिंग। ऐसे लिख लो क्रोजन, ठीक है, ऑफ आयरन इज रस्टिंग, इसको रस्टिंग बोलते हैं। और रस्ट का ये फार्मूला नोट कर लो, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड, ये एक्स की वैल्यू केवल 3 लिखी होती है, नो डाउट चलेगी। दूसरा एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन द सिल्वर। सिल्वर की जो चमक होती है, कभी हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं सिल्वर के, जब सिल्वर की कोई रिंग पहनते हैं, अगर आप इसको बार बार साफ ना करो ये ब्लैकनेस आती है इसमें, ऑक्साइड ऑन द, तो ये भी इसकी चमक को लूज करता है, बोलते हैं टर्निश ऑफ द सरफेस ऑफ द लस्टर ऑफ द सिल्वर। नेक्स्ट, ग्रीन कलर के बेसिक कार्बोनेट्स, ग्रीन कलर के, ये कॉपर बनाता है या ब्रॉन्ज बनाता है। ब्रॉन्ज क्योंकि ब्रॉन्ज में भी कॉपर होता है, कॉपर एंड टिन, ब्रास में कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज का कोई अपने पास बर्तन है घरों में, देख लेना कभी, पुराने बर्तन होते हैं ब्रॉन्ज के, 2-4 दिन आपने खुले में छोड़े, उसके ऊपर लेयर्स बन जाएंगी ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन की, वो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होती है। ये उसके फॉर्मूले होते हैं CuOH ट्वाइस CuCO3, ये होते हैं इसके बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको क्रोजन के बताए, ऐसे बहुत सारे और भी हैं। तो क्रोजन किसी भी नेशन की इकोनॉमी के लिए डेंजरस है, बहुत लॉस होता है इससे, इकोनॉमी लॉस, बिल्डिंग में, ब्रिजेस में, कोई स्ट्रक्चर अपने बना लिया और वो बिल्डिंग की, ब्रिजेस की लाइफ को कम करता है। ठीक है, रेलवे ट्रैक आपने देखे हैं, चेंज करने पड़ते हैं हमें। तो अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो ओवरऑल क्रोजन है, क्रोजन का मैकेनिज्म क्या है। चलो जी लिखिए, सेकंड आज का टॉपिक, इसी का सब पार्ट मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म मैंने बोला हुआ है, मैकेनिज्म क्या होता है, ये होता है स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन। अब आओ डायग्राम पे। ठीक है, जनरली ये बोलते हैं जिन लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इसकी थ्योरी है, लिख लो, वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। मैं आयरन का क्रोजन रस्टिंग समझाऊंगा आपको। इसमें की बोलते हैं कि जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है वो अनइवन है। ये देखो, इसको पिटिंग बोलते हैं, गड्ढे, हैव पिट्स। ठीक है, ऑन द सरफेस, ये देखो ऊंचा नीचा सरफेस। और पहले बता दूं, अगर मेटल का सरफेस अनइवन नहीं है, स्मूथ है, क्रैक्स नहीं है, बेंड्स नहीं है, ठीक है, क्रोजन के चांसेस कम होंगे। ठीक है, पहले बता रहा हूं, ये प्रिवेंशन में फैक्टर्स में बाद में कराऊंगा। तो इसमें ये लिखा गया, द मॉइस्चर गेट कलेक्टेड हियर, ये देखो ये मॉइस्चर है, ये पानी ड्रॉप्स इकट्ठे होंगे। सही है, बिल्कुल सही। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी का क्या पर्पज है, लिखो जी, ए स्मॉल
सेल, जिसको बोलते हैं मिनिएचर सेल। सेल कई बार ऐसे लिखा आता है कोरोजन कपल, ठीक है, इज सेटअप। ओके, मतलब इसमें भी सेल है, तभी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है। बड़े होके आप देखना रिसर्च के अकॉर्डिंगली हम कोरोजन से भी मिनिमम जितनी भी एक सेल जैसी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको मैं दिखा दूंगा यहीं पर, स्मॉल सेल सेटअप। अब सेल में तो देखो तीन बातें होती हैं, इस चैप्टर में इतना तो हम सीख ही गए। कौन सी? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। देख लो यहां पर, आप ढूंढो क्या, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डायग्राम पे आओ। डायग्राम में एक एनोड है, एक कैथोड है। जनरली वो ये बोलते हैं कि एनोड जो है वो पार्ट जहां ऑक्सीडेशन होता है। मैं आपको यहां सारी बातें इधर फिर से दिखाता हूं। लो जी, ये एनोड जहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये अपने आप सेटअप होता है। देखिए एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होना, तो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, यहां से जो आयरन, देखो ये आयरन है सारा, ये आयरन ऑक्सीडाइज होके Fe+2 इसमें चला गया, और जो उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, ये 2 इलेक्ट्रॉन, वो थ्रू द मेटल इधर पहुंच गए। डायग्राम साथ साथ लेबल करते जाना, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो मैं अब इसके स्टेप समझाऊंगा। नंबर 1, एट ए पॉइंट, ठीक है, विच एक्ट एज एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। होगा ना ऑक्सीडेशन, तो वो कैसे, Fe+2, सॉरी Fe मेटल चेंज इनटू Fe+2, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमें पता है E0, देखो Fe+2 से Fe+ की वैल्यू -0.44 वोल्ट है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जनरली उन मेटल का ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है जिनका SR भी लो होता है, और इसका देखो हो गया, वैल्यू मैंने साथ में लिख दी, ठीक है। जो इसके आयन है, आयन गोज इनटू वाटर, मॉइस्चर, वो इलेक्ट्रोलाइट, एंड द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द लैटिस, ये वर्ड आपको पता है, सॉलिड, ठीक है, टूवर्ड्स, हाँ जी, किधर, कैथोड। ये देखो इलेक्ट्रॉन तो यहां से चलते हुए इधर आगे आयन में चला गया। बात सही बिल्कुल। चलो स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में एक सेल सेटअप होता है, आपको दिखना शुरू हो गया, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रॉन देखो यहां से मूव किए, आयन में चला गया। अब आगे क्या होगा, पॉइंट नंबर 2। लो जी, पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 2, एट कैथोड, वो देखो एनोड में तो हुआ था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन होगी, यहां होगी, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन किसकी होगी, और जो कैथोड है वो जगह है जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा आ रही है, वो सरफेस जहां CO2 इधर ज्यादा उसके कांटेक्ट में रहती है, तो O2 एंड CO2 आई, ठीक है, यहां लिख लो, एंड कैथोड पे O2 जो है ये रिड्यूस हुई टू द वाटर, ये रिड्यूस होगी। इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है O2 प्लस H पॉजिटिव, बना क्या, वाटर, इलेक्ट्रॉन देखो O2 लिखा ना मैंने, पहले तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ 4 लिखूंगा, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। ये इक्वेशन मैंने 2 लिखी, और जो E0 O2 का H2O में है वो 1.23 वोल्ट है, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो वैल्यू, इसका SR भी ज्यादा है। इसका मतलब ऑक्सीजन है
जो आयरन के ऑक्सीडेशन को फास्ट करती है, क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा है, ये खुद क्या होगी, रिड्यूस, और आयरन अपने आप ऑक्सीडाइज हो गया। सही, बिल्कुल। अब बोलोगे सर ये कहां से आई? हम ये लिखेंगे कि जो CO2 है वाटर में डिसॉल्व हुई, उसने बनाया क्या, उसने बनाया H2CO3, और वो आगे जाके H प्लस छोड़े, और ये जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, मतलब यहां से H प्लस आया और वो इधर चला गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं भी SO2 हुई तो वो वाटर के साथ कंबाइन करके इसी तरीके से H2SO4 या H2SO3 बनाएगी। ठीक है, वो आगे जाके आयंस में टूटेगी, H प्लस, और ये H प्लस आयन सप्लाई करेंगे। एक चीज ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में फास्ट होती है। एसिड ऐड करोगे फास्टर, बेसिक ऐड करोगे रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मतलब क्रोजन भी एसिडिक बेसिक मीडियम डिपेंड करता है, क्रोजन भी पीएच पे डिपेंड करता है। यहां लिखवाऊंगा मैं एंड में, क्रोजन भी एसिडिक बेसिक मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 4। पिछले वाले में कितने लूज हुए? 2 हुए ना। मतलब अगर आप पिछले वाली रिएक्शन लिखो तो वहां पर Fe चेंज इनटू Fe+2, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले तो मैं उस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक नीचे लाइन लिख लो पहले, यहां पर वो ये लिखो कि H आयन सप्लाइड बाय द एसिडिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। लिखो जी, H आयन सप्लाइड बाय द एसिडिक ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये देखो मैंने रिएक्शंस लिख दी। ठीक है, अब बच्चे इक्वेशन 1 और 2 में अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, ये लो ऐसे, कौन सी? ओवरऑल नेट रिएक्शन। लो बेटा, आप देखो यहां पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, ये 4 तो इससे कट गए, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं ये लिखूंगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 2Fe+2 प्लस H2O। ये देखो समझ आ गया सबको? आ गया, क्योंकि ये 2 था, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। और इसका E0 सेल, पता क्या निकालोगे? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कितना? 1.23 माइनस 0.44 वोल्ट। याद रखना, ऑब्जेक्टिव बहुत बार आता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में E0 सेल कितना है, बोलो। ये माइनस में प्लस हो गया, 1.67 वोल्ट। ओके, रस्टिंग भी बेनिफिशियल है। हम लोग अगर सोचे तो मेटल को खराब करती है, हम इलेक्ट्रोवोल्ट सेल तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं उससे। यहां तक समझ आ गया आपको? ये ओवरऑल सेल है। क्रोजन कपल जो मैंने अभी आपको बताया था, क्रोजन कपल, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लॉजिक कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आयरन चेंज हुआ Fe+2 में, ठीक है, और O2 चेंज हो गया किसमें? H2 में, और मीडियम कौन सा है? एसिडिक। बिल्कुल सही, ये मीडियम है एसिडिक। मतलब pH लेस देन 7 होनी चाहिए, तभी एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में क्रोजन फास्ट होता है। ठीक है, लो जी, एक बार क्लियर हो गया। अभी रस्ट नहीं बना, बिल्कुल गलत, रस्ट तो बना ही नहीं अभी। रस्ट कहां बनेगा? लो बच्चे, रस्ट कहां बनेगा? ठीक है, अभी देखते हैं। अभी नहीं बना रस्ट। ये आयरन यहां से चलता हुआ इधर कहीं आ जाएगा, ये O2 आ गया, CO2 आ गया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। ठीक है, अब रस्ट नहीं बना। रस्ट क्या होगा? अब देखो, जो इसमें Fe आयन है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है बाय O2। ठीक है, फॉर्मिंग क्या बनाता होगा? Fe2O3 ये बनाता है। फेरिक में लिखते हैं कैसे? Fe+2, ये 2 थे, आप चेक करो, ओवरऑल रिएक्शन 2 थे। यहां पर लिखा मैंने O2, बिल्कुल सही। साथ में रह वाटर आएगा, सही। ठीक है, आगे फिर हम लोग ऐसे Fe2O3 लिख देंगे, और यहां पर याद रखना H+ निकलेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर 4 लगाएंगे। ये अब मैं
इसमें एक काम करता हूँ, 4 लगाऊंगा तो ये तो देखो 8 कवर हो गए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर 4 लगा दो और इधर भी 2 लगा दो, बाकी चेक करो पूरे हो गए। हाँ ये 4 है और ये सारे पूरे हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया, मैंने डबल कर दिया इसको। चलो जी, एक चीज और हर जगह लिखी होती है कि जब फाइनली रस्ट बनता है, रस्ट बन जाता है ये एपॉक्साइड, तो मोर H+ आर फॉर्म्ड, मतलब ये रस्टिंग को और तेज करेंगे। ये देखो यहां लिख लो, मोर H+ प्रोड्यूस्ड, पहले जितने कंज्यूम हुए और प्रोड्यूस्ड, ठीक है। चलो जी आगे नेक्स्ट चले। अब देखिए ये जो Fe2O3 है जो ऑक्साइड बनेगा वो मॉइस्चर से कांटेक्ट में आएगा, ये मॉइस्चर है। अब दोबारा से मॉइस्चर की फिर जरूरत पड़ी, Fe2O3 डॉट XH2 बना और यही रस्ट है, ये बना रस्ट। क्वेश्चन आया रस्ट किधर बना, दिखाता हूं। कैथोड वाली साइड पे, इधर यहां ऐसे ये बना रस्ट, कैथोड वाली साइड पे रस्ट बना, ये लो, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, ये रस्ट बना, ये लो, क्योंकि कैथोड वाली साइड पे ऑक्सीजन CO2 का ज्यादा अटैक था, ज्यादा कांटेक्ट था, तो इस साइड रस्ट लगी। ये देखो यहाँ पर वो रिड्यूस होके सारा बना कैथोड पे, कैथोड के आसपास रस्ट बना। लो जी, अब हम कुछ मेन पॉइंट इसके लिखने वाले हैं। लो जी, ये रस्ट बन गया। अब लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रस्ट। लो जी, रस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फिनोमेना खत्म है, अब लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले नंबर पे ये लिखूंगा मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड, चलो जी लिख दिया। दूसरे नंबर पे जितनी भी एसिडिक गैसेस होंगी डिसॉल्व, ठीक है, इन वाटर, ये फास्टर करेंगे क्या, रेट ऑफ कोरोजन या रस्टिंग लिख दूं, क्योंकि अभी तो बात किसकी चल रही है, आयरन की। जैसे CO2, SO2 या NO2, ये सब एसिडिक गैसेस हैं और एसिड रेन मेटल को डिसॉल्व करेगी। एक ध्यान रखना, इफ pH ग्रेटर देन 7 हुई तो बेसिक हो गया ना, और ध्यान रखना 9 से 10 लेके pH में नो रस्ट आता है, नो रस्टिंग। एसिडिक मीडियम में pH फास्ट होगी, क्यों HN चाहिए ना अपने को। बेसिक मीडियम में क्या होगा, वो OH जो है H+ से कंबाइन कर लेगा। अच्छा एक बात और, मान लो आप इसी ही मॉइस्चर में 2-4 ड्रॉप NaOH के डाल दो, रस्ट खत्म हो जाएगी, रस्ट लगेगी। तो कुछ एंटी रस्ट सोल्यूशन में मैं बताऊंगा आपको, वो रस्टिंग को क्या करते हैं, स्लो करते हैं या बंद करते हैं। तीसरे नंबर पे लिखो, जो रस्ट है फॉर्म नियर कैथोडिक साइड, लॉली इसके नियर होती है, कैथोड की साइड, नोट कर इसकी साइड कैथोडिक साइड। चलो जी क्लियर हो गया, क्योंकि वेयर चांस ऑफ रिएक्शन विद O2 इज मोर, O2 कैथोड के आसपास ज्यादा होती है, वहां रस ज्यादा बनती है, और यही वो Fe2O3 XH2 है। क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो जी, अब बच्चे ये सारी बातें मैंने आपको सिखा दी, ये पूरा आपको क्रोजन का मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी समझाई है, और क्रोजन से हम लोग 1.67 वोल्ट रस्टिंग के टाइम E0 सेल भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी नेक्स्ट, अब मैं जो आपको करवाने वाला हूं वो है क्रोजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और साथ साथ मैं उनकी प्रिवेंशन भी कराऊंगा, दोनों काम करेंगे अपने, ठीक है। लो जी, बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तीसरा टॉपिक है आज का, एक तो फैक्टर्स लिख लो और एक लिख लो प्रिवेंशन, क्योंकि मुझे साथ साथ, ठीक है, ये भी करवाना, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। चलो जी, दोनों ही काम करवाएंगे, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करोगे, प्रिवेंशन, ठीक है। लो बच्चे, सबसे पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ मेटल
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये फैक्टर कैसा हुआ, नोट करो। इफ SRP लो देन ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या होगी, ऑक्सीडेशन मोर, तो इस इनमें कोरोजन होगी फास्टर। ये जिंक में, आयरन में, मैग्नीशियम में फास्टर। और आपको देखा ऑर्नामेंट्स किसके बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं, उनका प्लस होता है, इसीलिए बनते हैं, कोरोजन स्लो होती है, लिख लो। मतलब मोर रिएक्टिव मोर कोरोजन, लेस रिएक्टिव लेस कोरोजन। ठीक हो गया। लॉजिक पोजीशन पे डिपेंड करता है। लो बच्चे, SRP लो, ऑक्सीडेशन मोर, कोरोजन फास्टर, इनका फास्टर। ये ज्यादातर जिंक, आयरन, मैग्नीशियम के कोरोजन बहुत तेज होते हैं। सेकंड लिखो जी। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ, ठीक, O2, मॉइस्चर एंड एसिडिक गैसेस, तो क्या होगा, कोरोजन फास्टर। यहां से स्टार लगा लो। इन ड्राई एयर एंड इनर्ट गैसेस नो कोरोजन, क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं होगा, फिनोमेना सारा बंद। ठीक है, ये ध्यान रखना। लो जी, साथ साथ बातें। बहुत बार हम मेटलर्जी में कुछ इनर्ट गैसेस लेते हैं ताकि जो मेटल बने वो ऑक्साइड ना बने, प्योर बने। प्योरिटी ऑफ मेटल चाहिए तो हमें इनर्ट गैसेस के एटमॉस्फेयर में हमें उनको एक्सट्रैक्ट करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। लो बच्चे, तीसरा पॉइंट लिखो। इफ सरफेस अनइवन, ठीक है, सरफेस अनइवन है एंड मेटल इम्प्योर है, तो कोरोजन फास्ट होगा। कई बार हमारे पास आयरन की जैसे ये रॉड है, ये सीधी है, ये हमने बेंड कर दिया ऐसे। जब भी हम लोग बेंड करते हैं तो यहां से अनइवन सरफेस होता है, ऐसे क्रैक्स आते हैं ऐसे, और यहां पर कोरोजन लगती है, फास्ट होती है। कभी देख लेना बेंड्स पे क्रैक्स आते हैं, वो ये पिटिंग, ये वाला पिटिंग ऑफ द सरफेस, कोरोजन फास्टर। इम्प्योरिटी डाल दो। इम्प्योरिटी से क्या होता है, देखो जितना मेटल प्योर होगा कोरोजन की कम चांस। इम्प्योरिटी से क्या होता है, इम्प्योरिटी से उसमें एक अनइवन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल क्रिएट होती है, और उससे क्या होता है कि एक साइड से ज्यादा हो गया, एक साइड से कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, इम्प्योरिटी मोर कोरोजन फास्टर। ठीक है, ये बात समझ लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं, 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट भी करता हूं। लो जी, चौथा पॉइंट, सॉल्ट इन वाटर, इसको बोलते हैं सेलाइन वाटर। ये लो, ठीक है, पानी में कोई सॉल्ट डिसॉल्व कर दो, जैसे सी वाटर है, ओशन वाटर है, सॉल्ट इन वाटर, देन कंडक्शन जो है फास्टर हो जाएगी। फास्टर कंडक्शन क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। ठीक है, कोरोजन फास्टर, कोरोजन फास्टर, ये लो, कोरोजन क्या भी फास्टर। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार ऐसी स्टोरी सुनी होगी, एक शिप है, पानी में एक्सीडेंट हो गया, कुछ सालों के बाद मिला ही नहीं, क्लियर है बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर ऑटोमेटिकली उसको डिसॉल्व करता है। टाइटैनिक की आपने स्टोरी सुनी होगी, ठीक है। मतलब मोर सॉल्ट, इसे सॉल्ट ऐड कर दो, कोई भी ऐसे आयन ऐड कर दो, NaCl ऐड कर दो। सेल में तो कंडक्शन ही चाहिए होती ना अपने को, तो मोर कंडक्शन एंड कोरोजन फास्टर। एक ध्यान रखना, स्टार लगा दो यहां पर, डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है, कोरोजन स्लो होती है,
स्लो रहती है डिस्टिल वाटर में। अब डिस्टिल वाटर में तो कोई आयन ही नहीं है, डिस्टिल वाटर प्योर वाटर है और उसमें क्या है, आयन भी वैसे भी कम है और कोई गैस ही नहीं है। क्रोजन स्लो होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, क्रोजन स्लो होती है। ओके, ये कुछ फैक्टर है, साथ साथ मैंने उसकी रेमेडीज ही बता दी। बिल्कुल सही। लो जी, पांचवा पॉइंट इधर लिखवाता हूं। पांचवा पॉइंट बेसिकली मैं इनकी प्रिवेंशन की बात करता हूं स्पेशली। पीछे तो अभी मैंने ये मान के चलो मैंने साथ साथ कुछ फैक्टर्स वगैरह बताए, लेकिन इधर मैं जो स्पेशली प्रिवेंशन की बात करता हूं, प्रिवेंशन, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट मतलब प्रोटेक्शन लिख लो इसे। लो जी, प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम क्रोजन, ठीक है। नंबर 1 हेडिंग में लिखूंगा, सबसे पहले है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, इसका मतलब समझो, ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है मेटल का, स्पेशली आयरन का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। कोई बॉक्स हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है। ये है, ये अपने पास O2 है, यहाँ पर मॉइस्चर है, साथ में CO2 है, कांटेक्ट में आएगी तो रस्ट लगेगी। पता क्या करो, इनके सरफेस के ऊपर कोटिंग कर दो। ये लो, कोटिंग कर दी मैंने, कोटिंग, ये हमने कोटिंग कर दी। अब ऐसा करने से एटमॉस्फेयर और मेटल के बीच में, ये जो मेटल है इनके बीच में हमने ये बैरियर बना दिया, ठीक है। तो इसको पता क्या लिखेंगे, कोटिंग ऑफ पेंट, कुछ जैसे केमिकल है, एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे ना, ऐसे लिखे हुए बिसफिनोल, ये लो। ऑयल भी हो सकता है, ग्रीस हो सकते हैं, पेंट हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं, ग्रीस, ठीक है। कोटिंग करने से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, मॉइस्चर भी, ठीक है, नॉट इन कांटेक्ट। चलो जी, इसलिए अब क्या हो गया, क्रोजन प्रिवेंट होगी, ये रोक दी गई। और बहुत बार देखा होगा आपने, हम यही ट्राई करते हैं जब भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जहां पर भी जो ग्रिल वगैरह हैं उनको इमीडिएट फिट करने के बाद हमारी ये ट्राई होती पेंट की जाए, नहीं तो कुछ दिनों के बाद रस्ट शुरू हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन। चलो आगे, फर्स्ट मेथड इज द बैरियर प्रोटेक्शन। चलो, ये सारा हमने प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ द मेटल है फ्रॉम क्रोजन, बस बिल्कुल मिनिमल लिखवाऊंगा, उसका लॉजिक आपको समझ आ रहा है। कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना, आपने क्या करना, कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना। दूसरा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। चलो जी, इसके लिए बताता हूं, ये डायग्राम मैं मिटाने वाला हूं, इसके लॉजिक सारे खत्म, इसको दिमाग में रखना आप लोगों ने, नया डायग्राम बनेंगे। सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइस का मतलब फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर वन हैज टू सैक्रिफाइस, बलिदान। सपोज अपने पास यहां पर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये लो Fe, ठीक है, ठीक है। हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है, किसको, आयरन को प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए, आयरन को प्रोटेक्ट करना, इसका जो SRP है -0.44 वोल्ट है। आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा करूंगा, सुनो, कुछ ऐसा करूंगा, इसके सरफेस के ऊपर या इसके सरफेस के कांटेक्ट में कुछ ऐसे मेटल M की कोटिंग करूंगा जिनका रिडक्शन पोटेंशियल इससे भी कम हो, ठीक है। मान लो जिंक, हमें पता है जिंक 0.76 वोल्ट है, और अगर मैं इसको और इसको कंपैरिजन करूं तो ये पहले ऑक्सीडाइज होगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये हो जाएगा। यहां फंडा समझो, ठीक है। देयर इज कोटिंग
ऑफ सर्टेन मेटल, ठीक है, whose SRP lower with respect to iron. For example, zinc and magnesium minus 2.36 volt, so that the coated layer, जो लेयर हमने कोटिंग की है, गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, इन प्रेफरेंस टू द आयरन। मतलब जिंक ने आयरन को बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। लो जी, 2 स्टार लगाऊंगा इधर, यहीं से हमने वो मेटल चूज करना सरफेस के ऊपर जिसका एसआरपी लो हो। कौन सा चूज करना? जिसका एसआरपी लो हो। तो इधर मैं 2 स्टार लगाने वाला हूं। कौन से? पहला स्टार इसमें ये है, लो जी, पहला स्टार इसमें ये है, फर्स्ट वो ये है गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन। ये लो, ये क्या होता है? और दूसरा है टिन प्लेटिंग। टिन, ठीक है, टिन प्लेटिंग, ठीक है, टिन प्लेटिंग, टिन की कोटिंग, टिन प्लेटिंग, 2 लिख दिए मैंने, सही है। लो जी, कोटिंग ऑफ द जिंक, कोटिंग ऑफ द आयरन बाय जिंक so that no rust occurs due to sacrificial, ठीक है, प्रोटेक्शन। चलो जी, ओके, गुड। अब टिन की वैल्यू भी देखो, इधर लिखी हुई है, ये रहा, ठीक है। लो जी, लिखो कोटिंग, यहाँ क्रॉस की आएगी कि जिंक का तो जो लो था, इनका तो आयरन से लो नहीं है, फिर भी ये क्यों यूज किया समझाऊंगा। कोटिंग ऑफ द, इधर लिखवाने वाला हूं, मेटल बाय टिन इज दिस, टिन प्लेटिंग, मेटल बाय टिन, टिन प्लेटिंग। और ये बैटर होती है, समझाऊंगा, ये बैटर होती है। लो जी, एंड में क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं, एंड में अभी नहीं, पहले सीखते जाओ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक हो गया। अब बच्चे, प्रोटेक्शन मैंने 2 मेथड बताया आपको, फर्स्ट बैरियर प्रोटेक्शन, सेकंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, तीसरा भी है, कौन सा? कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये क्या आ गया? कैथोडिक प्रोटेक्शन। कब यूज करते हैं समझ लेना, डायग्राम चेंज करूंगा, ये लो कैसे। ये स्पेशली कुछ उन ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये सारी मिट्टी है, सॉइल है, ये सॉइल है, मिट्टी है, सॉइल में मॉइस्चर है, बिल्कुल समझ गए। कहां से आया मॉइस्चर? अंडरग्राउंड पानी के टैंक हैं ये लो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। जहां अंडरग्राउंड पानी की पाइपें, ये लो, ये वाटर पाइप्स हैं, जनरली स्टील की बनी होती हैं, प्लास्टिक वाली तो क्रैक हो सकती हैं, अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स हैं। ये भी आयरन की हैं, स्टील आयरन, और ये भी आयरन की हैं। मॉइस्चर है मिट्टी में, बाकी सॉल्ट है, रस्ट तो लगेगी। हमारे पास एक तरीका है, क्या तरीका है समझो, कौन सा तरीका आपने निकाला? इसको वायर से सरफेस के ऊपर एक बॉक्स लगा दो, उस बॉक्स में मैग्नीशियम रख दो, इसको भी ऐसे कर दो, एक बॉक्स लगाओ, उसमें मैग्नीशियम रख दो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा था, अब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो मैग्नीशियम का एसआरपी क्या है? -2.36 वोल्ट, ठीक है। अब ये देखो, जब मैंने मैग्नीशियम अटैच किया, उसका एसआरपी लो है, आयरन का एसआरपी -0.44 वोल्ट है,
तो ये जो वाटर पाइप है ये तो कैथोड का काम करेगी, क्योंकि अब इसने एनोड का काम किया, इसने भी और इसने कैथोड का काम किया, हो गया ना कैथोडिक प्रोटेक्शन। लो जी, ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड, अगर अपने किसी को प्रोटेक्ट करना हो, इज मेड कैथोड बाय कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्टिंग इट इसके साथ विद मैग्नीशियम इन ए बॉक्स, वैसे वहां पता क्या रहता है, मैग्नीशियम ब्लॉक। अब क्या होगा, जो मैग्नीशियम है ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, गेट ऑक्सीडाइज्ड, और नो कोरोजन। अब इस मेथड को बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को अपने प्रोटेक्ट करना है और उसका कैथोड बनाना है। और स्पेशली नीचे लिख लो, दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर द अंडरग्राउंड पाइप्स एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट सॉइल। डन? सही हो गया बिल्कुल। ओके, तीसरा मेथड ओवर। चौथा, फोर्थ मेथड लिखता हूं, ये लो चौथा मेथड, ये है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। ये लो एंटी रस्ट सॉल्यूशन, बहुत बार आपने टीवी में ऐड सुनी होगी। ये पेंट है, इसमें एंटी रस्ट सॉल्यूशन डाले हुए हैं, जिंदगी भर की गारंटी, कोई रस्ट नहीं लगेगा। आप ऐड देख लेते हो, यूज कर लेते हो, सोचा कभी नहीं क्या चीज इसमें। लो जी, ग्रिल है, ठीक है, कोई भी आयरन का आर्टिकल है, ठीक, पेंट से पहले हम लोग उसके ऊपर एंटी रस्ट सॉल्यूशन की कोटिंग कर सकते हैं। एंटी रस्ट प्राइमर वगैरह लगाते हैं, जनरली हम एंटी रस्ट उस पर लगा सकते हैं। क्वेश्चन आ गया, ये एंटी रस्ट क्या होते हैं? ये लो, ये एंटी रस्ट है, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, और ये बताऊंगा भी कहाँ यूज होते हैं। अपने व्हीकल में जितने भी ऑटोमोबाइल चलते हैं उनमें रेडिएटर्स होते हैं, सॉल्यूशन में बताया था मैंने, रेडिएटर्स। वो रेडिएटर्स क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं थ्रू वाटर, और वो परमानेंटली वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको रस्ट लगनी है, गारंटेड है। अब देखो, अगर हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन उनमें नहीं डालते, रस्ट लगेगी, लीकेज हो जाएगी, चेंज करना पड़ेगा, जा उसको रिपेयर करना पड़ेगा। एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो, दीज आर द केमिकल्स एडेड in the water in radiator to prevent rust. For example, alkaline, phosphate, ठीक है, एक तो ये लिख लो, और दूसरा एल्केलाइन साथ में लिखे क्रोमेट लिख लो, क्रोमेट लिख लिया, इसका काम है। एसिडिक क्यों नहीं, एल्कलाइन क्यों? बिकॉज मोर OH आयन, pH ग्रेटर देन 7, ठीक है, रिड्यूस करेगी। क्या रिड्यूस करेगी? चांस, किसका चांस? ऑफ रस्टिंग। पहले बताया था pH 7 ज्यादा होनी चाहिए, एल्कलाइन। एंड इनसॉल्युबल लिख लो, लेयर बनेगी इसकी फॉस्फेट्स की, किसके ऊपर? जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है। गुड, ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन है। रेडिएटर्स में पानी में ऐड किए जाते हैं, उनके कूलेंट वगैरह में ऐड किए जाते हैं। ये भी बात खत्म हुई। मैंने पहले बोला था सारे खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। लो जी, रेडी हो जाओ, क्वेश्चन दिखाता हूं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन, दिमाग लगेगा, उतार लेना।
हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है। लो जी हॉट से लिख लो इसको, क्लियर है। देखो बच्चे, अपने पास ये आयरन है Fe, इसके सरफेस के ऊपर अपने जिंक की कोटिंग कर दी, ये पहला केस है। उसके बाद आयरन है, ये रहा आयरन, ये सेकंड केस है, ठीक है। इसके सरफेस के ऊपर अपने टिन की कोटिंग कर दी, ये लो कर दी, दूसरा केस है। एक और है अपने पास तीसरा केस, ये आयरन है, एक चौथा केस भी, पहले एक बार आयरन के बना लूं, अब उसके बाद आपको बताता रहूंगा। ये तीसरा केस है, ये चौथा केस है। तीसरे केस में क्या है, जिंक की कोटिंग लेकिन उसमें क्रैक्स ऐसे, ठीक है, बीच बीच में लेयर उड़ी हुई है। वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बार हो जाता है, मतलब सरफेस के ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे, ये इसको बोलते हैं स्क्रैच, यहां, ठीक है, स्क्रैच आई। आयरन है, उसके सरफेस के ऊपर भी टिन की कोटिंग है लेकिन स्क्रैचेस है, ये लो, ठीक है, स्क्रैचेस है, और ये रहा ऐसे, ये टिन की कोटिंग है और यहां पर भी स्क्रैचेस है। समझ लो ये टिन है, आयरन, ये वाला जिंक है, ये वाला टिन है, ये वाला जिंक है। चार केसेस हो गए ना। कौन से चार केसेस? आयरन विद जिंक फुली कोटेड, आयरन विद टिन फुली कोटेड, आयरन विद जिंक विद स्क्रैचेस, सम स्क्रैचेस, आयरन विद टिन सम स्क्रैचेस। लो जी क्वेश्चन आ गया, इन विच of the above rust formed, जा ऐसे लिखा था, rust appear, ठीक है। ए ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। सी ऑप्शन, इसमें लिखूंगा मैं फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ। डी ऑप्शन, फोर्थ ओनली। ये मैंने ऑप्शन दी, दिमाग करते हैं। लो जी, आपको मैं इनके एसआर भी लिखवा दूं। आयरन का एसआरपी होता है -0.44 वोल्ट, इसका होता है -0.76 वोल्ट। आयरन और जिंक के केस में जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयरन नहीं होगा, नो रस्ट। आपको क्या पूछा, किस में रस्ट बनती है? पहले वाले में नहीं बनती, ठीक है, पहला सब नहीं है, ऑप्शन गलत हो सकती है। चलो चेक करते हैं। इसकी वैल्यू 0.14 वोल्ट, इसकी वैल्यू 0.44 वोल्ट। आप सोचोगे सर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये नहीं होगा। ध्यान से समझो, ये पूरी लेयर है, O2 को कांटेक्ट में नहीं आने देगी, लिख लो नो रस्ट, नो रस्ट। पूरा है ना सरफेस, O2 को कांटेक्ट में नहीं आने देगा, पहले यही ऑक्सीडाइज होगा, चाहे इसकी वैल्यू हाई है, जो सरफेस एक्सपोज है वही होगा। अब देखिए, जिंक है, आयरन है, एक्सपोज्ड है, इसमें क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका एसआरपी लो है, नो रस्ट। अब सही है, नो रस्ट। अच्छा, फिर इसमें दो केस थे, जिंक का एसआरपी भी लो है और वैसे भी एयर कांटेक्ट में नहीं आएगी, नो रस्ट। इसमें क्या है, नो डाउट इसका एसआरपी हाई है,
होना ये चाहिए था, बट क्योंकि एक्सपोज नहीं है, पूरे का पूरा लेयर है, कोई स्क्रैच नहीं है, नो रस्ट। इसमें क्या हो गया, चाहे एक्सपोज कर दो, ऑक्सीडाइजेशन नहीं होना है, नो रस्ट। अब यहाँ क्या होगा, ओके, जिंक नहीं आयरन, क्योंकि यहाँ एक्सपोज हो गया ना, ये वाला हो जाएगा Fe+2 में, यहाँ पर रस्ट अकर्स। इसका आंसर है ये वाला। लॉजिक लिखो, लॉजिक है क्या, लॉजिक है, दो लॉजिक हैं। इफ सरफेस फुली कोटेड, नो रस्ट। लॉजिक, इफ स्क्रैच आगे, देन रस्ट in tin plating but no rust in galvanized iron। अब मुझे बताओ, अगर एक लाइन ऐसे लिखी हो, क्या लिखी हो, ये लो लाइन लिखी हो बहुत क्लियर, लॉजिक गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन इज बेटर देन टिन प्लेटिंग, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इसको आयरन को फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन इज better than the tin plating to protect the iron from rusting। ओके, क्या बोले इसको, ये ट्रू है, ये लो ये ट्रू है। ऐसा क्यों, स्क्रैचेस हो चाहे ना हो, नो रस्ट। और टिन में जब तक उसमें स्क्रैचेस नहीं है तो नो रस्ट, अगर आ गया तो रस्ट। इसका मतलब विच इज बेटर, गैल्वेनाइजेशन बेटर। ओके, तो बच्चे आज हमने ये, मैंने सारी चीजें इसीलिए लिखी थी कि तुम्हें क्रोजन में पूरी बातें क्लियर हों, क्रोजन के टाइम कि जो हम SRP के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सीखते हैं। तो क्रोजन को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आप लोगों ने NCERT सारा पढ़ लेना, NCERT से बाहर भी कुछ गया हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी हमने डेवलप करनी है। तो आई होप यू हैव रियली एंजॉयड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंगली लास्ट लेक्चर था। हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीटली विद ऑल कंसेप्ट खत्म किया है। तो अब हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्लियर हो गया। तो ये सारे अच्छे तरीके से नोट्स बना के इनके ऑब्जेक्टिव कर लो। वैसे मैंने क्वेश्चन बीच बीच में कराता रहा हूँ। और फोटोन ऐप डाउनलोड करो, बैच कोड मेरे से मांगो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पोर्टल और जो भी उसमें हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो एंजॉय करो। Thank you for joining Photon classes and stay with me and have a nice day.